चलो हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स का नया चैप्टर, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर क्या होता है, जिसको हम कार्य ऊर्जा और शक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य, और इसको यहाँ वर्क को क्या कहते हैं? कार्य। एनर्जी क्या कहते हैं? ऊर्जा। एंड पावर को क्या कहते हैं? शक्ति। सबसे पहले हम ये तीनों के बारे में जानते हैं। कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है और शक्ति क्या होता है। क्या तुम लोग बता सकते हो कार्य का डेफिनेशन? कार्य क्या होता है? तो हम कार्य बोलते हैं जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उस बल के कारण वस्तु में विस्थापन होता है, तब किया गया कार्य कहलाता है। मतलब क्या हुआ, यदि एक कोई वस्तु है, वस्तु पे कुछ बल लगा करके उसको धक्का दिया जाता है। जब कोई बल लगाया जाता है तो बल के दिशा में, किसके दिशा में? बल के दिशा में कुछ ना कुछ विस्थापन होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ विस्थापन होगा, तो हम क्या बोलेंगे? कार्य हुआ है। क्या बोलेंगे? कार्य हुआ है। उसी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या? वर्क। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, मतलब क्या हुआ, W जो है क्या है? फोर्स इनटू क्या? S। S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। समझ में आया? अब ये विस्थापन जो होता है कि मान लो अगर कोई वस्तु है, किसी वस्तु को मान लो इस बोर्ड को हम धक्का दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। अगर हम बोर्ड को धक्का देंगे तो अगर बोर्ड धक्का जिस दिशा में दे रहे हैं उस दिशा में चलना प्रारंभ किया, जितना दूर चला उतना दूर में जितना भी फोर्स का मल्टीपल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्य कहते हैं। उसी के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अब मान लो कि इसको हम धक्का दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे, तो क्या हम कोई कार्य कर रहे हैं? क्या कोई कार्य कर रहे हैं? अगर हम इस पे, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे हम धक्का दे रहे हैं और ये आगे ही नहीं बढ़ रहा है, यहीं का यही है, तो क्या कोई कार्य कर रहे हैं? या खूब इस तरह से धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ये ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, तो क्या कार्य होगा यहाँ पे? क्या कोई कार्य होगा? नहीं होगा। याद रखना, जो कार्य होता है वो डिपेंड करता है किस पे? कितना फोर्स लगा और उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब विस्थापन हुआ। यानी ये हुआ W जो होता है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है F इंटू कॉस थीटा, FS कॉस थीटा। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई F नाम का फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? F नाम का फोर्स लग रहा है। अगर यहाँ पे F फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा? कहीं ना कहीं क्या जाएगा? इधर जाएगा। जाएगा जाएगा इधर जाएगा। तो मान लो F इंटू S गया, मान लो 10 मीटर 15 मीटर दूरी तय करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? जब दूरी तय करेगा तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे कार्य किया गया, तो कितना हम बोलेंगे? F डॉट S काम करेगा। कितना? F डॉट S काम करेगा। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? दो प्रोडक्ट का बात करेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि तुम लोग 11th में पढ़ना था फिजिक्स में। 11th में भी है और शायद 12th में है कि नहीं है? 12th में है? नहीं, 12th में नहीं है, 11th में है। 11th का जब फिजिक्स पढ़ोगे वहां पे फोर्स के बारे में जब डिफाइन किया गया है, तो वहां पे ये चैप्टर ही है जिसमें ये पढ़ाया जाता है वेक्टर का नाम। क्या? वेक्टर। अगर मान लो वेक्टर से क्या होता है, इसको धक्का दे रहा है, यहाँ से मान लो एक एंगल से कोई खींच रहा है। क्या कर रहा है? खींच रहा है, F से खींच रहा है, तो इसका कितना कार्य होगा? किधर बल लगाया जा रहा है? इस डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे मान लो कि किसी वस्तु को, अगर इसी को ले लेते हैं हम, ठीक है,
अगर ये नीचे पर आ लेगा, अगर इसको खींचेंगे तो किधर जाएगा, देखो अगर खींचेंगे तो इधर आएगा, ये आ रहा है ना, लेकिन किससे आ रहा है, एक थीटा नाम के कौन से आ रहा होगा। मान लो अगर सिर्फ इसको ऊपर खींचेंगे, ये ऊपर सिर्फ जाएगा इस तरह से, गए ना, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर इसको हम इस तरह से खींचते हैं तो देखो कि किधर जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, किधर ऊपर की ओर, तो ये इधर भी जा रहा है। कभी तुम लोग रॉकेट को उड़ते देखी हो, रॉकेट को उड़ते देखी है, रॉकेट कैसे जाता है बताओ तो, इस तरह से उड़ता है, ऐसे निकलता है, एक क्या करता है, एक एंगल बनाता है, उस एंगल से जाएगा। अगर एंगल से नहीं जाएगा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाएगा, इधर बढ़ निकलेगा। तो क्या दिया जाता है, एक इंक्लिनेशन ऑफ एंगल दिया जाता है, क्या जाता है, इंक्लिनेशन किया जाता है, उसको एक एंगल पे झुका दिया जाता है। तुम रॉकेट को छोड़ना, कौन सा रॉकेट को, घर में जो छोड़ते हो दिवाली सब में, क्या करते हो, थोड़ा टेढ़ा करके दिया, नहीं तो इधर चला जाएगा। तो क्या करते हैं, अगर ऊपर रखते सीधा ऊपर जाता है ना, तो नहीं जाता है रे, तो हंसती है, देखो हंस रही है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक थीटा एंगल बना लेगा, कितना क्या बना लेगा, थीटा नाम का एंगल बना लेगा। अब देखो एक्स डायरेक्शन में कितना जा रहा है, तो ये जो कंपोनेंट होता है जिससे थीटा लगा रहता है, इसको कहते हैं कॉस थीटा। क्या कहते हैं, कॉस थीटा। और ऊपर वाला जो रहता है इसको कहते हैं, हम क्या बोल रहे हैं बताओ, बल के अनुदिश में लेना है, कितने में, किसका गुणनफल लेना है, बल के अनुदिश में। ये कितना हो गया, एफ कॉस थीटा, तो क्या हो गया, एफ इंटू एस कॉस थीटा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अरे यहां से इधर गया होगा, एस गया होगा, एस डायरेक्शन में, मान लो इधर गया, यहां से यहां दूरी एस क्या होता है, क्या होगा, क्या होगा, यहां से यहां दूरी इस तरह से खींचा तो एस दूरी क्या होगा, ये ना, फोर्स कितना लगा, एफ कॉस थीटा लगा, तो क्या बोलेंगे, एफ गुना एस कॉस थीटा, इसी को लिखते हैं एफ डॉट एस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर में उसको कहते हैं कॉस थीटा। जैसे v डॉट ए, इसको क्या लिखेंगे, v ए कॉस थीटा, क्या बोलेंगे, v ए कॉस थीटा। जहां पे भी डॉट प्रोडक्ट का बात आएगा वहां पे क्या होगा, कॉस थीटा, और जहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट का बात आएगा वहां पे होगा साइन थीटा। ये वेक्टर चैप्टर में है, जब 11th पढ़ोगे तो वहां पे पहला चैप्टर ही यही पढ़ाया जाता है। समझ में आया, कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं ना। अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 50 kg का, कोई दिक्कत, इस पे फोर्स लगा है, ये एक्सेलरेशन कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। तो इसको 20 मीटर जाने में कितना डिस्टेंस, 20 मीटर जाने में कितना कार्य करना होगा, 20 मीटर में कितना कार्य करना होगा, मतलब W कितना करना पड़ेगा, बताओ कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, बताओ हमको क्या चाहिए, W बराबर क्या होता है फॉर्मूला, F इंटू एस, ये होता है ना, एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे चूंकि थीटा इंक्लिनेशन है कितना, 0 डिग्री पे है, और इसके और इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 0 का बनेगा, नहीं बनेगा रे, 0 का नहीं बनेगा। देखो किधर जा रहा है ऑब्जेक्ट, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है कि कुछ एंगल से लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो थीटा भी क्या है 0। तो हम क्या बोलेंगे, W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा, ये बोलते हैं। थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि F भी इसी डायरेक्शन में है, S भी इधर गए हैं, कितना हो जाएगा 0। तो अब एफ एस कॉस थीटा बराबर 0 हो गया। तो बताओ F कितना है, पहले F निकालना होगा। F बराबर क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर होता है m इंटू ए। M कितना बताना, M कितना, M मतलब समझते तुम लोग, इसका वजन, द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है, M का मतलब होता है मास, क्या होता है मास,
मास मतलब द्रव्यमान। m कितना है 50, हम बोलेंगे 50 गुना a कितना है, a का मतलब एक्सेलरेशन त्वरण कितना है 3, तो कितना हो गया 50 दिया 150 न्यूटन F हो गया। F हमको पता चल चुका है, कोई दिक्कत। अब क्या तो कितना गया है, कितना गया हुआ है, तो यहां पे देखो क्या हुआ, यहां पे m कितना है 50, m कितना है 50 गुना 3, a कितना है 3, तो कितना गया 50 दिया 150 न्यूटन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 150 न्यूटन क्या आया F आया, हमको क्या लेना है F इंटू एस कॉस थीटा। S कितना है, F कितना है बताओ पहले 150, S कितना है 20 गुना कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा कितना है, तो कॉस 0, कॉस 0 बराबर होता है 1, कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा बताओ 3000 जूल क्या हो जाएगा, कार्य करेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा 3000 जूल कार्य करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो कि एक मेज पे क्या है, एक मेज है, उस मेज पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक समझते हो, ब्लॉक समझते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब एक इंसान आया और इसको यहां से क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, मतलब एक हथौड़ा से लेकर के पीट रहा है। तो बताओ कि कितना कार्य कर रहा है, इसका वजन है 50 केजी, इसको मतलब पुश कर रहा है, कितना कार्य किया जा रहा है यहाँ पे, कितना 0 कार्य किया जा रहा है, कितना 0। वेरी गुड। क्यों 0 किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन तो हो ही नहीं रहा है। क्या विस्थापन हो रहा है, कोई विस्थापन हो रहा है यहाँ पे, अरे बोलो ना हाँ या ना, नहीं हो रहा है। तो जब विस्थापन नहीं होगा तो कार्य क्या होगा 0 हो गया। मान लो कि तुम कपार सर पे अपना बोझा रख लिए हो, क्या रख लिए हो, बोझा। अरे घास काटने के लिए जाएगी ना तुम लोग, नहीं जाती है, मान लो गई है घास काटने के लिए और सर पे बोझा रख करके, घास का बोझा रख करके चल दी। अब बताओ तुम क्या है, मान लो जगदीशपुर से गनौन पहुंच गई घास लेकर के, यहां से डिस्टेंस है तुम्हारा कितना 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो बताओ तुम्हारे द्वारा कितना कार्य किया गया, बता सकते हो कितना, 0 कार्य किया जाएगा। अब तुम लोग को लगेगा कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो कपार पे बोझा लेकर के घर लेकर के आए तो कार्य तो हुआ, तो तुम्हारे नजर में कार्य हुआ, लेकिन फिजिक्स बोलता है ये कार्य नहीं हुआ। क्योंकि जब तुम विस्थापन कर रहे हो तो किधर कर रहे हो, इस डायरेक्शन में कर रहे हो, और पोटरी तुम्हारे कहां पे है, मान लो ये संधिया है, ठीक है। लकड़ी की गट्ठल दे देता हूं, मेरा डायग्राम बड़ा खराब है, ठीक है, इसमें घास बांधा हुआ है, ठीक है। ये लेकर के जा रही है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। मान लो कितना 25 मीटर चली होगी, कितना 25 मीटर। अब बताओ ये कितना कार्य की होगी, बताओ कितना कार्य की होगी। मान लो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये डायरेक्शन जो है विस्थापन किधर हुआ, इधर। फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। दोनों के बीच में कोण कितना का बना, 90। cos 90 क्या होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। cos 90 क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा F इंटू एस cos 90। अब जब यही 0 हो गया तो ये ओवरऑल क्या कर देगा, 0 करेगा।
अरे बताओ ना, हाँ या ना। ओवरऑल क्या कर देगा, 0 कर देगा। समझ में आया इतना बात? तो अगर विस्थापन और फोर्स के बीच एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन जाए तो कितना कार्य हो जाएगा, 0। तो याद रखना, कार्य जो है वो धनात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। क्या क्या होता है, कार्य धनात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। मान लो कि तुम एक वस्तु को धक्का इधर दे रही हो, फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन ये जा इधर रहा है। फोर्स लगा रही हो इधर, ये जा रहा है किधर, इस डायरेक्शन में। अब दोनों के बीच का एंगल कितना का बन गया, कितना का? मान लो इधर से जा रही हो और ये किधर जा रहा है, इस साइड। तो दोनों के बीच में कौन बन गया, कितना, 180 डिग्री का। कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। और cos 180 का मान क्या होता है, -1 होता है ना। cos 180 का मान क्या होता है, -1। अब बताओ, जब cos 180 का मान -1 होता है तो वर्क कितना होगा, प्लस में होगा या माइनस में, माइनस में। तो याद रखना, जो कार्य होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। क्या हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव और, आवश्यक शर्त है कार्य के लिए, क्या सब है, कार्य होने के लिए 2 शर्तें जरूरी है। क्या, बल होना चाहिए, मतलब अगर कोई कार्य होता है उसके लिए बल होना चाहिए, और विस्थापन होना चाहिए। तो बताओ, कार्य जो है वो किस बात पे निर्भर कर रहा है, बल और विस्थापन पे कर रहा है। लेकिन एक और चीज पे कर रहा है, बल और विस्थापन के बीच का कोण, बल और विस्थापन के बीच का कोण। यदि इनमें से कोई भी नहीं हो तो कार्य नहीं होगा। लेकिन हम इसमें एडिशनल बात कर रहे हैं कि बल जो है एक और बात पे निर्भर करता है कि बल और विस्थापन के बीच में कितना कार्य हुआ है, सॉरी कितना कोण बना है, बल और विस्थापन के बीच में कितना डिग्री का कोण बना है, इस बात पर भी निर्भर करता है। कोई दिक्कत? अभी तुम लोग को बताए कार्य के प्रकार कितने हैं, बताओ कार्य के प्रकार कितने हैं, कितने कार्य के प्रकार हैं, अरे बता दो, कार्य के प्रकार बताओ कितना है। देखो यहाँ पे कार्य 3 प्रकार के होते हैं, कार्य 3 प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। देखते हैं धनात्मक क्या होगा, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होगा, दोनों साथ साथ चलेगा, तो क्या बोलेंगे, कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन हम एक और बात बोले थे, कार्य धनात्मक होने के लिए दोनों के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे गेंद को आगे फेंकना, गाड़ी को धक्का देना। अब गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, तो गाड़ी को किधर धक्का दे रहे हैं, बल किधर काम कर रहा है, इधर की ओर, तो गाड़ी किधर जा रहा है, उस साइड। तो वहां पे कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो देखते हैं। अब देखो ऋणात्मक कार्य का उदाहरण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। ऋणात्मक कार्य कब होगा, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। बल और विस्थापन क्या हो, विपरीत दिशा में है। मान लो एक बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो बल किधर लगा, बल किधर लगा, ऊपर की ओर, और विस्थापन धीरे धीरे किधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वहां पे। ठीक है। दूसरा, जब ब्रेक लगाते हैं, जब ब्रेक लगाते हैं तो वहां पे बल लगता है किधर, उसके विपरीत में बल लगता है, तभी गाड़ी रुकेगा। मान लो गाड़ी चल रहा है और गाड़ी में अगर ब्रेक लगाना होगा तो कैसे ब्रेक लगेगा गाड़ी में, जब बल लगेगा किधर, उसके विपरीत, विस्थापन के विपरीत दिशा में, तभी जाके गाड़ी रुकेगा। इधर कर लो बेंच को, अरे कर लो बेंच को इधर।
दूसरा बात क्या होगा, ऊपर फेंकी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण। ऊपर जब वस्तु को फेंकते हो तो तुम बल देते हो और विस्थापन, बल किधर लग रहा है, नीचे की ओर, और विस्थापन किधर हो रहा है, ऊपर की ओर। बल नीचे की ओर लगता है ना गुरुत्वाकर्षण में, किधर खींच रहा है, कोई भी वस्तु को किधर खींच रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है ना। जब नीचे की ओर खींचेगा तो विस्थापन किधर हो रहा है, ऊपर की ओर। फेंके हैं ऊपर की ओर, और बल किधर लग रहा है, अरे फेंके हैं किसी वस्तु को किधर, ऊपर की ओर, लेकिन गुरुत्वाकर्षण लग किधर रहा है, नीचे से खींच रहा है। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री हो जाएगा क्या होगा, कार्य ऋणात्मक होगा। हम बोले क्या होगा, कार्य ऋणात्मक तब होगा जब क्या होगा, थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। लेकिन इसमें भी हम एक बताए कि कब थीटा जो है वो कहां से कहां तक रहेगा, थीटा कहां से कहां तक रहेगा। हम बोले थीटा जो है कहां रहेगा बता दो, 90 से। मतलब थीटा जो है अगर n पाई होता है, n पाई नहीं, हम बोले थे 2n - 1 इंटू पाई, यहां पे क्या हो जाएगा, कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आया। और एक बोले थे थीटा और कहां पर जाएगा, 2n + 1 π/2 पर भी क्या हो जाएगा, कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, और कहां पर हो जाएगा, π/2 से थीटा जो है अगर π/2 से बड़ा है तो मतलब यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, कार्य। इस बीच में है कोण 90, 2n - 1 पाई और 2n + 1 π/2। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वहां पे कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत, अगर यहाँ पे कुछ भी दे दे, मान लो 3 π/2 हो जाए, 3 π/2, तो n का वैल्यू 1, तो 2 1 3 हो जाएगा ना। तो 3 π/2 पे भी क्या हो जाएगा, कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। कोई दिक्कत, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। समझ में आया ना, π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। कोई दिक्कत, सीधा भाषा में ही है। आगे बढ़ते हैं, कार्य शून्य कब होगा बता दो थोड़ा सा, जब दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ये ब्लॉक है, क्या है, ब्लॉक है, इस ब्लॉक में यहां से कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो जब फोर्स लगा रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर ये विस्थापन इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर जैसे मान लो एक बाल्टी लिए और बाल्टी को उठा करके लेकर के जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताओ, बाल्टी को उठा लिए हैं हाथ में और लेकर के जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, बाल्टी और विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री है, हमेशा 90 डिग्री है ना। तो जब कोण दोनों के बीच का 90 डिग्री होगा तो कार्य शून्य होगा। तो कार्य से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तुम लोग बना सकते हो आराम से, कोई तरह का दिक्कत नहीं ना। देखो उदाहरण के लिए सिर पर बोझ लेकर चलना कार्य नहीं होता है। अब तुम लोग मत बोलना कि हम बहुत कार्य करते हैं। घास ढोना का मतलब ये नहीं होता है कार्य करना, बिल्कुल काम नहीं करते हो। सोच लो, जो भी घास ढोती है या ढोता है तो समझ जाना कोई कार्य नहीं करते हो। बाल्टी से पानी डालते हो गाय को, कोई काम नहीं कर रहे हो। कौन कितना डिग्री का बनना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। और उल्टा काम कर रहा है, ऋणात्मक काम कर रहा है। ठीक है, काम माइनसों में होता है जान लो ना। भगवान के घर में जैसे हिसाब माइनस में होता है ना, हिसाब माइनस में ना होता है। अरे देखो, मान लो तुम अच्छा कर्म की तो पॉइंट बढ़ता है, 10 पॉइंट 15 पॉइंट, ठीक है। और खराब काम कर दी तो पॉइंट घटबो करेगा ना तुम्हारा। तो तुम्हारे काम करने से, ऋणात्मक काम करने से भगवान के घर में भी ऊपर नीचे हो रहा है ना, हो रहा है। तो समझ में आया। तो सब जगह पे क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। भगवान के घर में नहीं होते तो क्या इनसे बताओ तो क्या हुआ, देखने के लिए गया था। अच्छा ठीक है, तुमको जो है ना टिकट कटवा देते हैं, रिटर्न टिकट। देखो भेजने का है रास्ता पता, लेकिन उधर से लाने का अभी तक मतलब रास्ता मिला नहीं है, तो उधर से खुद ढूंढ के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उधर से मार्ग तुमको खुद ढूंढना पड़ेगा। देखो इधर से जिस रास्ते से भेजेंगे कोशिश करना उधर से लौट जाने का,
नहीं नहीं, देखो भगवान तक जाने का रास्ता सबके अंदर एक है। जब प्रवचन सुनता होगा तुम लोग तो सुनती होगी, तो उसमें क्या बोलता है, भगवान तक जाने का, ईश्वर तक जाने का मार्ग सबके अंदर एक है। सब कोई नारा देते हैं सबके अंदर एक है। ये बात हम भी भरोसा करते हैं, ये सच्चा बात है। एक ही मार्ग है भगवान तक जाने का। वो कौन सा मार्ग है? राम नाम सत्य है, सबका यही, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो अगर किसी को भगवान का दर्शन करना हो तो करा सकते हैं, लेकिन उधर से लौटने का जिम्मेवारी तुम लोग का होगा, ठीक है? नहीं करना दर्शन, जब वैसा एज आ गया, पहले खूब खेलो कूदो पढ़ो कुछ कर लो, उसके बाद समय ऐसा आएगा तो कर लेना भगवान का दर्शन, क्या दिक्कत है? एक ना एक दिन सबको भगवान का दर्शन करना है, चाहे हम हो या तुम हो या इस संसार का कोई भी व्यक्ति हो, सबको करना है। ऐसा तो नहीं है कि तुम नहीं करोगे हम नहीं करेंगे। हर वो व्यक्ति भगवान का दर्शन करेगा जो इस धरती पे जन्म लिया है, ठीक है? बोला जाता है मृत्यु निश्चित है, ठीक है? जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है वो उनका मृत्यु हुआ है। भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ है तो उनका भी मृत्यु हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है तो उनका भी मृत्यु हुआ है। तो यहाँ धरती पे भगवान का भी जन्म हुआ है तो उनका भी मृत्यु हुआ है। इसलिए मृत्यु जो है वो अटल सत्य है। समझ आ गया? तो चलो क्या बोले हम, शून्य कार्य मतलब जीरो वर्क क्या होगा? जब विस्थापन जीरो हो, पहला केस, या बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। उदाहरण के लिए सिर पर बोझ लेकर के चलना और गोलाकार गति में अभिकेंद्री बल। अब मान लो कि तुम ऐसे एक या कुछ लेकर के चारों बल नाच रहे हो घूम घूम करके, तो क्या काम कर रहे हो? कोई काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया जो विस्थापन होगा वो शून्य होगा। एक गोलाकार पथ पे अगर कोई चीज चल रहा है तो विस्थापन कितना होता है? शून्य। अगर विस्थापन शून्य है तो कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। समझ में आया बात? देखो यहाँ पे कार्य का इकाई क्या है? पहला तो जूल, दूसरा 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, मतलब न्यूटन इंटू मीटर, हम बोलेंगे एन मीटर, ठीक है? सीधा सीधा 1 जूल कितना होता है? एन इंटू एम। एक और इसको लिख सकते हैं क्या? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर भी है। इसका ऐसा ही मात्रक ये भी, अगर क्वेश्चन को अगर फंसाना चाहे विद्यार्थी को तो ये भी दे सकता है। क्या? ये भी दे सकता है। क्या क्या दे सकता है बताओ? दे देगा ऑप्शन में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा रहेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर। अगर ये रहेगा तो तुमको क्या मारना है यहाँ पे, क्योंकि 1 मीटर ही। देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है? न्यूटन का होता है। क्या होता है? बल का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका होता है। तो इसका कितना हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये मीटर गुना हो जाएगा इसमें। ये बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया? चलो उसके बाद होता है सीजीएस यूनिट, जिसको कहते हैं अर्ग। क्या कहते हैं? अर्ग। सीजीएस यूनिट मतलब समझते हो? सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। जैसे एमकेएस पद्धति होता है, एमकेएस पद्धति, उसी तरह से सीजीएस पद्धति होता है। एमकेएस क्या होता है बताना थोड़ा सा? एमकेएस इसको क्या बोलते हैं? मीटर। इसको क्या बोलते हैं? किलोग्राम। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम पद्धति इसको बोलते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सीजीएस का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम, और एमकेएस का मतलब क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या हो गया? ये समझ में आ गया पूरा का पूरा? चलो अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस
फोर्स क्या होता है ml_t-2 ml_t-2 और उसके बाद वर्क का क्या होगा, देखो फोर्स का क्या हुआ, फोर्स का कितना हुआ, F बराबर हो गया हमारा ml_t-2 और W बराबर क्या होता है F इंटू एस, एस क्या है डिस्टेंस जिसको L द्वारा डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा F का ml_t-2 और ये क्या हो जाएगा L, तो L कितना हो जाएगा ml पे पावर 2 t पे पावर -2। कोई तरह की दिक्कत बताओ, एल समझ में इतना समझ में आया चीजें, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग ऊर्जा के बारे में जिसको कहते हैं एनर्जी। क्या कहते हैं, क्या है ऊर्जा, समझते हैं हम लोग एनर्जी के बारे में। तो हम क्या बोले थे, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ठीक है। अब यहां समझो थोड़ा सा ऊर्जा होता क्या है। सबसे पहले तो हम क्या बोले ऊर्जा के बारे में, कार्य करने की क्षमता, मतलब तुमको कितना कार्य करने का क्षमता है, कोई भी चीज करने का कितना कैपेसिटी है। कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि अब मान लो दो वर्ड है कि दर और क्षमता, दर और क्षमता मतलब एनर्जी, ऊर्जा और शक्ति। तो शक्ति जो होता है एट ए टाइम होता है, हमको इतना पावर है किसी वस्तु को उठा लेंगे, ये क्या हुआ मेरा शक्ति हुआ, क्या हुआ शक्ति हुआ, पावर हुआ। अब हमको एक गड्ढा को खोदना है, वो गड्ढा को खोदने के लिए क्या चाहिए, शक्ति की जरूरत नहीं है, ऊर्जा की जरूरत है कि कोई काम हम लंबे समय तक कर सकते हैं। कोई काम जब लंबे समय तक हो तो उसको क्या कहते हैं, समझ में आया, ठीक है। ऊर्जा जो है, ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, क्या होता है बताना, ऐसा ही मात्रक, इसका भी क्या होता है जूल ही होता है। एनर्जी का ऐसा ही मात्रक जूल और कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। समझ में आया, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जूल होता है। अब ये ऊर्जा जो है, ऊर्जा कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। एक है हमारे पास क्या, स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक है हमारे पास क्या, गतिज ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी। कोई प्रॉब्लम यहां तक में। अब गतिज ऊर्जा क्या होता है और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी हाइट पे रुका हुआ है, किसी हाइट पे रुका हुआ है, मान लो सपोज करो ये जो वस्तु है किसी h हाइट पे रखा हुआ है, तो इस h हाइट के कारण जो इसमें ऊर्जा उपलब्ध होगा उसी को क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। किसके कारण, इस h हाइट पे रखा हुआ है, तो रखा हुआ है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे तो बल लग रहा होगा ना, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, तभी यहाँ पे टिका हुआ है या कोई ना कोई इसको रोक करके रखा हुआ, तो उसको क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। जब ये धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू होता है, इसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। तो जब किसी वस्तु के गति के कारण जब उसमें ऊर्जा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में क्या होता है, वस्तु का मूवमेंट होता है। क्या होता है, वस्तु का मूवमेंट होता है, मतलब वस्तु एक जगह से दूसरे जगह जाना आराम करता है। जैसे हम अभी रुके हुए हैं तो मेरे अंदर में क्या है,
पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। हम चलना प्रारंभ कर दिए तो हमारे अंदर में क्या हो गया? गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा, मान लो कि एक वस्तु यहाँ पे रुका हुआ है, m नाम का वस्तु रुका हुआ है। अगर m नाम के वस्तु रुका हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है h। कितना दूरी है? h दूरी है। तो अगर कोई वस्तु यहाँ पे रुका हुआ है तो इसको यहाँ नीचे खींच रहा होगा कोई g से। तो अगर g से खींच रहा होगा तो इसमें कुछ ना कुछ तो बल लग रहा होगा। तो कितना बल लग रहा होगा? mg। कितना लगा होगा? m इंटू जी। जी क्या है? गुरुत्व त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी है। जी क्या है? ग्रेविटी है। तो m इंटू जी से इसको नीचे खींच रहा होगा, लेकिन ये यहाँ पे रुका हुआ है। तो रुका हुआ है तो किसी कारण से रुका हुआ है ना। कितना दूर पे रुका हुआ है? कितना दूर पे रुका हुआ है? तो बोलेंगे h पे रुका हुआ है। तो यही हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है ये? हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब यहां से वस्तु गिरना प्रारंभ किया। मान लो कि यह वस्तु यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जब आया वस्तु, वजन तो उतना ही होगा, तो वजन में तो कमी होगा नहीं। वजन में भी कमी होता है वो जब रिलेटिव टर्म पढ़ाएंगे, रिलेटिव मोशन जो कि थोड़ा सा हार्ड है, उसको अगर पढ़ाएंगे तो वहां पे मास में भी कमी आता है, लेकिन उतना स्पीड से चलेगा तब जब लाइट के स्पीड के अकॉर्डिंग चलेगा। उतना स्पीड से चल नहीं रहा है यहाँ पे। तो क्या बोले हम? यहाँ पे मान लो v से हो गया। कितना हो गया? v स्पीड हो गया इसका। कितना हो गया? v हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे? अगर यही एनर्जी, अब देखो यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ एनर्जी है, अब यहाँ से गिरना शुरू हुआ। क्या हुआ? गिरना शुरू हुआ। इसके अंदर में क्या प्रवेश कर गया? कौन सा एनर्जी आया इसमें? गतिज ऊर्जा आया। गतिज ऊर्जा आया कहां से? अरे ऊर्जा तो ना तो बनता है ना तो खत्म होता है, तो फिर ऊर्जा आया कहां से? ना, दिमाग में नहीं आ रहा है। अरे ऊर्जा वहां से आया, पहले जो इसमें भरा हुआ था पोटेंशियल एनर्जी, वही कन्वर्ट हो रहा है किसमें? गतिज ऊर्जा में। पहले जो कन्वर्ट हुआ, पहले क्या था? पोटेंशियल एनर्जी, वही अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? गतिज ऊर्जा। समझ में आया बात? अब इसमें क्या आ गया? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। ये होता है हमारे पास 1/2 mv²। अब ये बात हमको समझाओ, जब यहां पे होगा, मतलब ये ग्राउंड है, जस्ट ग्राउंड को टच कर रहा होगा, जिस टाइम टच कर रहा होगा उस टाइम वेलोसिटी कितना होगा? सबसे अधिक होगा। वेलोसिटी सबसे अधिक होगा। अगर मान लो कि कोई वस्तु यहां से गिर रहा है, तो गिर रहा है तो इसका जो वेग होगा सबसे अधिक कहां पे होगा? जब ये यहां पे होगा, मतलब जब जस्ट टच कर रहा होगा ये, अरे जब सरफेस को टच कर रहा होगा वहीं पे होगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? यहां से गिरना शुरू हुआ, जैसे जैसे नीचे गिर रहा है तो इसका वेग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अरे जैसे जैसे नीचे गिरते जाएगा तो वेग बढ़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी बहुत तेजी से खींचेगा इसको। तो जैसे जैसे आया, मान लो एकदम यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, एकदम टच करने वाला, जस्ट टच। समझो बात हम क्या बोल रहे हैं? जस्ट टच करने वाला है, तो उस टाइम वेग क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो जस्ट जिस टाइम जस्ट टच करेगा सबसे अधिक वेग होगा। क्या होगा? सबसे अधिक वेग होगा। कोई प्रॉब्लम? तो जब सबसे अधिक वेग होगा तो यहाँ पे मतलब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होगा। कितना अधिक होगा? जितना हो सकता है सब काइनेटिक एनर्जी इसी के पास होगा। मतलब मैक्सिमम एनर्जी कितना हो सकता है? जितना ही पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही तो हो सकता है। मान लो हमारे अंदर 7 जूल एनर्जी है, तो हम कितना देर तक अपना एनर्जी को खत्म कर सकते हैं? 7 जूल। अगर गाड़ी में पेट्रोल है 5 किलोमीटर चलने का, तो 6 किलोमीटर तो नहीं चल जाएंगे उससे, 5 किलोमीटर ही चलेंगे ना। तो गाड़ी में जितना एनर्जी है, मतलब एनर्जी का मतलब फ्यूल, मतलब तेल है। समझ में आया? तो जितना तेल है उतना ही जाएंगे ना। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है कितना? इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है? सॉरी, एनर्जी कितना है? ये mgh में, mgh में ना। तो ये सारा का सारा कन्वर्ट हो रहा होगा, तभी तो मैक्सिमम होगा ये ना।
अरे अगर वेग मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अगर वेग मैक्सिमम हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। गतिज ऊर्जा को अधिक से अधिक होने के लिए किसको अधिकतम होना पड़ेगा? वेग को, क्योंकि m तो चेंज होगा नहीं, m कभी बदलेगा, तो बदलेगा क्या? v बदलेगा। तो v अगर सबसे अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगा। जब ऊर्जा मैक्सिमम हो गया, ये ऊर्जा आया कहां से मैक्सिमम? ये पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ किसमें? किसमें हुआ? काइनेटिक एनर्जी में। आया बात समझ में? इतना को बात समझाने के लिए इतना बोलना पड़ गया। आया समझ में? तो क्या हुआ? तो जब यहां पे जस्ट टच किया तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाए क्या? विल बी जीरो। मतलब अगर कोई वस्तु जस्ट टच कर रहा है, फिर से समझो मेरा बात, जस्ट टच कर रहा है, यहां पे क्या कर रहा है? जस्ट टच कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। समझ में आया इस बात? कोई दिक्कत नहीं ना? ये था हमारा एनर्जी के बारे में। तो क्या बोले? यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, फिर यहां पे क्या होगा? ये काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा, तभी जाके फिर टोटल एनर्जी बनेगा। तो टोटल एनर्जी क्या होता है समझाना हमको थोड़ा सा। टोटल एनर्जी जिसको हम कहते हैं टीई, क्या होता है? क्या कर रहा है? टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या हो गया? केई प्लस का पीई हो जाएगा। कोई दिक्कत? टी बराबर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कोई प्रॉब्लम है तो बता दो यहां तक में। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इतना बात समझ में आ गया? कितना हो जाएगा बताओ इसको अगर निकालना चाहे? 1/2 mv² प्लस का mgh। नहीं दिया स्क्वायर, लो mgh। कोई तरह का दिक्कत? क्या हो गया? हाफ mv² प्लस का mgh हो जाएगा क्या हमारे पास? टोटल एनर्जी। कोई तरह का दिक्कत है तो बता दो हमको यहाँ पे। इतना बात समझने में कोई दिक्कत हुआ? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, टोटल बात समझ में आ गया तुम लोग को? अरे आए समझ में पीछे? कोई तरह का दिक्कत काइनेटिक और पोटेंशियल में? एनर्जी समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। एनर्जी केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। कोई दिक्कत? आओ आगे हम लोग चलते हैं क्या क्या है। सिंपल सा बात यहां पे भी बोला गया है। जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को देखोगे तो टोटल बात तुम लोग को समझ में आ ही क्या होगा? कार्य करने की क्या है? क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऐसा यूनिट जूल होता है। ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं। देखो ऊर्जा यहाँ पे अलग सेंस में है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार की यही है। उसके बाद भी ऊर्जा होता है जिसको हम ताप ऊर्जा कहते हैं, गर्मी लगता है तुमको। विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से पंखा चल रहा है, गर्मी लगेगा तो हवा भी तो देना पड़ेगा तुम लोग को, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगाए हुए हैं। ये भी विद्युत ऊर्जा है। आगे क्या है? एकदम छोटा छोटा बात सब है, उसको ध्यान से देखते जाते हैं, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। साउंड भी क्या है? हम जो बोल रहे हैं क्या है? एनर्जी ही है। बिना एनर्जी का तो बोला नहीं जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाएंगे, जब साउंड के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां से भी क्वेश्चन बहुत आता है। तो नेक्स्ट क्लास तो ग्रेविटेशन पे होगा, आज इसको खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे? ग्रेविटेशन पे करेंगे। किस पे? ग्रेविटेशन पे। तो वहां पे हम बताएंगे भी क्या होता है।
इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होगा, न्यूमेरिकल क्लास एक ले लेते हैं, न्यूमेरिकल एक क्लास ले लेते हैं अलग से, है कि नहीं, जिसमें केवल न्यूमेरिकल बता देंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर से, बहुत बड़ा बड़ा नहीं बताएंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। कौन सा हमको IIT निकलवाना है, पॉलिटेक्निक निकलवाना है, पॉलिटेक्निक तो ऐसे भी निकलता है, ठीक है। बोला क्या क्या है, इस अध्याय में हम दो ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा, ठीक है, क्या, गतिज ऊर्जा, ठीक है। परिभाषा, किसी वस्तु की गति के कारण प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के गति के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत, उदाहरण के लिए चलती कार, उड़ता पक्षी, बहता पानी, घूमता पंखा। अरे पंखा घूम रहा है तो कौन सा एनर्जी दे रहा है, गतिज ऊर्जा दे रहा है। कोई तरह का दिक्कत, जो भी चीज चलता है वो क्या है, अभी रोक दें उसको तो उसके अंदर क्या आएगा, और घूमना शुरू हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, कोई दिमाग नहीं लगाना है कि क्या होगा नहीं होगा, आते हैं। गतिज ऊर्जा निर्भर किस पे करता है, द्रव्यमान और वेग पे। अब क्वेश्चन यह आता है कि अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बता दो तो। 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 1/2 mv² होता है। अगर v को 2 गुना कर दिया जाए तो 2v को क्या करेंगे, 2v, तो 2v कितना हो जाएगा, क्या स्क्वायर, 4v² हो जाएगा ना। तो ये कितना गुना हुआ, 4 गुना, तो गतिज ऊर्जा भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर v को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब वेग को जितना गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी उसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है, सीधी बात है। अगर 2 का कर दिया 2 गुना 4, 3 गुना कर दिया 3 तिया 9, 4 गुना कर दिया तो 4 चौके 16। ये बात दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कंपटीशन में, ठीक है, कि वेग को अगर बढ़ा दिया जाए कितना से, 2 गुना से, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 4 गुना। अगर 3 गुना कर दिया जाए तो 9 गुना, अगर 4 गुना तो 16 गुना। अब एक ज्यादा नहीं पूछते, 4 गुना काफी हो गया, ठीक है। इसमें हम उदाहरण के लिए दे भी दिए हैं, यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4। सेम उदाहरण जो बोले, वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना। ये बात एकदम बैठ जाए, क्योंकि पिछले बार का अगर तुम क्वेश्चन निकालोगे तो पैरामेडिकल का जो ये लोग देने के लिए गए थे, उसमें ρL/A का पूछा था, प्रतिरोध वाला बात। अगर उसको 2 गुना कर दिया जाए, लेंथ को 2 गुना कर दिया जाए, पूछा था ना ये क्वेश्चन, हाँ, तो वहां से वो क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऐसे से क्वेश्चन आते रहता है कि अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, कहीं ये भी ना दे दे कि द्रव्यमान को भी 2 गुना कम कर दिया गया है, ये भी तो दे सकता है। द्रव्यमान कितना हो गया है, आधा हो गया है। जब आधा हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, ये भी देखना है। दूसरा क्या बोला, स्थितिज ऊर्जा, जिसको पोटेंशियल एनर्जी, P बराबर होता है mgh। परिभाषा क्या है, किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो इसका स्थिति अभी क्या है, अवस्था क्या है, रुका हुआ है। किसी में मान लो कि हवा भर दी बैलून में हवा भर दी, हवा उसमें रुका हुआ है, उसके कारण क्या होगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। तो होगा कि नहीं होगा, बता दो, होगा ना। तो क्या हुआ, किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लगता है आज नहीं हो पाएगा कि। उदाहरण, ऊंचाई पे रखा पत्थर, अभी बता रहे उदाहरण के लिए। बांध में भरा पानी, पानी भी जब क्या होता है, देखना पानी क्या रहता है, पानी मान लो बांध बना हुआ है और पानी अंदर इधर से भरा हुआ है, पूरा पानी भर फ्लड है। जैसे ही बांध को काटते हैं एकदम तेजी से पानी निकलना शुरू होता है, तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी था और गिरना शुरू हुआ, क्या बना, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों बराबर हो जाएगा, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों बराबर, तो स्मूथली चलेगा पानी, तब कहीं पे कोई रेत उतर नहीं चलेगा। समझ में आया। देखिए वही बोलते हैं कि पानी अब अस्थिर भागवत है। पानी अस्थिर कब होगा, जब दोनों बराबर हो जाएगा।
अरे कोई ज्यादा रहेगा तब ना, एनर्जी ज्यादा रहेगा तब ना एनर्जी कन्वर्ट होगा इधर। अब दोनों एनर्जी बराबर है तो किधर जाएगा, इधर जाएगा किधर जाएगा। एनर्जी जब बराबर है, बैटरी आधा इधर से चार्ज कर ली है, तुम लोग जानती हो कि बैटरी को चार्ज किए फुल चार्ज हाफ चार्ज ना। बैटरी को जब चार्ज करते हो तो बैटरी को क्या बोलते हो, चार्ज खत्म हो गया। खत्म क्या होता है, चार्ज है क्या, ये हाइपोथेटिकल चीज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब दोनों का बराबर हो जाएगा तो क्या बोलते हैं, चार्ज खत्म। फिर इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर ट्रांसफर कर देंगे, बोलेंगे चार्ज हो गया। बैटरी चार्ज कब होता है, बैटरी चार्ज कब होता है, जब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक जगह पे जमा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, बैटरी चार्ज। और एक साइड पे इलेक्ट्रॉन खाली हुआ, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा ना, तो क्या सारा इलेक्ट्रॉन घर चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मान लो इधर 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर 0 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर गया ना, कितना गया, 5 इलेक्ट्रॉन इधर गया तो 5 इधर रहा, तो दोनों बगल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बराबर। तो आप बोलेंगे बैटरी डिस्चार्ज, क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज। समझाया, जब दोनों साइड क्या हो गया, पोटेंशियल बराबर हो गया, विभव बराबर हो गया, तो बोलेंगे बैटरी डिस्चार्ज। और जब दोनों के बीच का अंतर होगा तो बोलेंगे बैटरी चार्ज। बस ये होता है, ऊर्जा तो यही है, दोनों का अगर बराबर हो गया क्या बोलेंगे, अब कहीं नहीं जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या हुआ, खींचा हुआ स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींच दो, उसके बाद खींचा हुआ धनुष, धनुष को खींच लो। जैसे मान लो कि धनुष को खींचती हो तो क्या करते हो, खींच करके पोटेंशियल एनर्जी दिए यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ से छोड़ते हैं दंदना के आगे निकलता है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया, पहले उसमें पोटेंशियल एनर्जी आया, यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। आई बात समझ में, जब तक उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी रहेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी रहेगा काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, तब तक वो आगे बढ़ेगा, फिर धम नीचे। कोई तरह की दिक्कत है बता दो, दिक्कत आओ देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान, ऊंचाई और गुरुत्व त्वरण पे। द्रव्यमान, ऊंचाई और गुरुत्व त्वरण पे। अब बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी का। क्या, मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम टोटल एनर्जी भी बोले थे अभी। क्या बोले थे, जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ देते हैं उसी को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। कोई दिक्कत, क्या कहते हैं, जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को दोनों को जोड़ देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कौन सा, यांत्रिक ऊर्जा। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे झूला, गिरती हुई वस्तु, रोलर,